हेलो स्टूडेंट्स, अमन क्लासेज सीखकर के ऑफिशियल चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.1 एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चनों को हल किया था। आज हम एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन को किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। तो आपको जो भी बारंबारता बंटन दे रखा है उसका माध्यक निकालना है और बहुलक निकालना है। यानी एक ही प्रश्न में आपको तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप निकालने हैं। तो आपके पास बारंबारता बंटन है कि 65 से 85 इकाई मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं की संख्या है वो 4 है। 85 से 105 मासिक खपत इकाई वाली उपभोक्ताओं की संख्या 5 है। 105 से 125 मासिक खपत इकाइयों वाले जो उपभोक्ताओं की संख्या है वो 13 है। 125 से 145 इकाइयों वाले मासिक खपत के उपभोक्ताओं की संख्या है वो 20 है। 145 से 165 इकाई मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं की संख्या 14 है। 165 से 185 इकाई मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं की संख्या 8 है। और 185 से 205 मासिक खपत इकाइयों में उपभोक्ताओं की संख्या है वो 4 है। यानी आपको निम्न बारंबारता बंटन दे रखा है, उसका पहले आपको माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए आपको इसकी संचयी बारंबारता निकालनी होती है। और संचयी बारंबारता निकालने के लिए आप आपकी जो पहली बारंबारता है, आपको मासिक खपत दे रखी है इकाइयों में 65 से, अगर मासिक खपत है वो 65 से 85 है तो उपभोक्ताओं की संख्या 4 है। 85 से 105 है तो उपभोक्ताओं की संख्या 5 है। 105 से 125 है तो उपभोक्ताओं की संख्या 13 है। 125 से 145 है तो उपभोक्ताओं की संख्या 20 है। 145 से 165 है तो 14 है। और 165 से 185 अगर मासिक खपत है तो उपभोक्ताओं की संख्या 8 है। और 185 से 205 अगर इकाइयों में मासिक खपत है तो उपभोक्ताओं की संख्या 4 है। अब आपको जब भी माध्यक निकालना होता है तो जो भी आपको बारंबारता या एफ दे रखी होती है उससे आपको सी एफ निकालना होता है। तो पहली जो सी एफ होती है वो आपके पहली बारंबारता के बराबर होती है। यानी पहली बारंबारता आपके पास 4 है तो पहली सी एफ भी आपके पास 4 ही होगी। फिर दूसरी जो सी एफ होगी वो पहली और दूसरी जो बारंबारता है उसका योग होगी। या आप ऐसे कर सकते हो कि पहली बारंबारता पहली सी एफ और दूसरी बारंबारता का योग भी कर सकते हो, वो आपके पास दूसरी सी एफ हो जाएगी। यानी पहली सी एफ आपके पास 4 है, दूसरी बारंबारता आपके पास 5 है। तो 4 और 5 का योग 9 होता है तो दूसरी सी एफ आपके पास 9 हो गई। इसी प्रकार अगर तीसरी सी एफ निकालनी है तो दूसरी सी एफ प्लस तीसरी बारंबारता, यानी दूसरी सी एफ आपके पास 9 है और तीसरी बारंबारता आपके पास 13 है तो 9 + 13 आपके पास 22 हो गया। यानी तीसरी सी एफ आपके पास 22 हो गई। अब चौथी जब सी एफ निकालनी है तो तीसरी सी एफ प्लस चौथी बारंबारता यानी 22 + 20 आपके पास 42 हो गया। ये आपके पास चौथी सी एफ हो जाएगी। और जब पाँचवीं सी एफ निकालनी है तो चौथी सी एफ प्लस पाँचवीं बारंबारता, चौथी सी एफ और पाँचवीं बारंबारता 42 + 14 हो गई, ये आपके पास 56 हो गई। तो ये आपकी पाँचवीं सी एफ है, यानी संचयी बारंबारता है। अगर छठवीं सी एफ निकालनी है तो आपको पाँचवीं संचयी बारंबारता और छठवीं बारंबारता का योग करना है, यानी 56 + 8 64 हो गया। और सातवीं अगर आपके पास संचयी बारंबारता निकालनी है तो छठवीं संचयी बारंबारता और सातवीं बारंबारता का योग करना है, यानी 64 + 4 68 हो गया।
और जब आपके पास अंतिम जो CF है, अंतिम संचयी बारंबारता 68 है, इस वजह से आपका अगर आप F का योग करोगे, सिग्मा F निकालोगे, जिसे आप N भी बोलते हो, तो उसका जो मान होगा वो 68 होगा। अब आपके पास N का मान 68 है और N/2 का मान आपको निकालना है, तो N/2 आपके पास 68/2 हो गया, और 68 में अगर 2 का भाग दिया जाता है तो 34 प्राप्त होता है। अब आप देखोगे कि 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता है वो 42 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल का मान 125 से 145 है। तो आपके पास अगर 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 42 है और उसके संगत वर्ग अंतराल का मान अगर 125 से 145 है, तो आपके पास माध्यक वर्ग होगा वो 125 से 145 होगा। और माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो L का मान होगी, यानी आपके पास L बराबर 125 हो जाएगा। अब आपके पास L बराबर 125 है, F बराबर यानी माध्यक वर्ग की जो बारंबारता है वो 20 है, इस वजह से आपके पास F का मान 20 हो जाएगा। और माध्यक वर्ग की जो संचयी बारंबारता है उससे पहले वाली जो संचयी बारंबारता है वो 22 है, तो आपके पास CF का मान 22 हो जाएगा। और प्रत्येक वर्ग अंतराल में जो उच्च सीमा और निम्न सीमा है, उसकी उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच में 20 का अंतर चल रहा है, तो आपके पास H बराबर 20 हो जाएगा। और N/2 आपके पास 68/2 34 हो रहा है, तो आपके पास L का मान है वो 125 है, F आपके पास 20 है, CF आपके पास 22 है, H बराबर 20 है, और N/2 आपके पास 34 है। और जब आप माध्यक निकालते हो तो माध्यक निकालने का सूत्र होता है L + N/2 - CF/F × H। तो L का मान आपके पास 125 हो गया, प्लस N/2 का मान आपके पास 34 है, माइनस CF आपके पास 22 है, तो आपके पास N/2 - CF 34 - 22 हो जाएगा, बट्टा F आपके पास 20 है, गुणा H भी आपके पास 20 है। तो ये आपके पास 125 प्लस 34 में से अगर 22 घटाया जाता है तो 12 प्राप्त होता है, और 12/20 गुणा 20 हो गया। जब 125 प्लस जब 12 को 20 से गुणा किया जाएगा तो 240 होगा, और 240/20 हो गया। और जब आप 240 में 12 का भाग देते हो, 240 में 20 का भाग देते हैं तो 12 बार प्राप्त होता है, और 125 में 12 जोड़ने पर 137 प्राप्त होता है, यानी माध्य का आपके पास 137 होगा। अब आपको माध्य निकालना है, और जब आप देखते हो कि जो मासिक खपत आपको इकाइयों में दे रखी थी और उपभोक्ताओं की संख्या दे रखी थी, उसका संख्यात्मक मान अधिक था। संख्यात्मक मान अधिक होने की वजह से आप इस माध्य को पद विचलन विधि से निकालोगे, और पद विचलन विधि से जब भी आप निकालते हो तो उसके लिए आपको मध्य मान निकालना होता है। तो मासिक खपत आपको इकाइयों में दे रखी है, वो 65 से 85 अगर मासिक खर्च है, खपत है, तो उपभोक्ताओं की संख्या 4 है। मासिक खपत अगर 85 से 105 है तो उपभोक्ताओं की संख्या 5 है। मासिक खपत अगर 105 से 125 है तो उपभोक्ताओं की संख्या 13 है। मासिक खपत अगर 125 से 145 है तो उपभोक्ताओं की संख्या 20 है। मासिक खपत अगर 145 से 165 है तो उपभोक्ताओं की संख्या 14 है। मासिक खपत अगर 165 से 185 है तो उपभोक्ताओं की संख्या 8 है, और मासिक खपत अगर 185 से 205 है तो उपभोक्ताओं की संख्या 4 है। अब आपको माध्य जब भी निकालते हो, चाहे आप किसी भी विधि से माध्य निकालते हो, चाहे आप प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालते हो, चाहे आप कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालते हो, चाहे आप पद विचलन विधि से माध्य निकालते हो, तो माध्य निकालने के लिए आपको मध्य मान निकालना होता है। और मध्य मान जो भी आपको वर्ग अंतराल दे रखा है उसकी उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर 2 का भाग देना होता है। अगर आपके पास वर्ग अंतराल 65 से 85 है तो इसकी निम्न सीमा आपके पास 65 हो गई, उच्च सीमा आपके पास 85 हो गई। इसको जोड़ना है और जोड़ने के बाद में 2 का भाग देना है। तो जब 65 + 85 आपके पास 150 हो गया, 150 में अगर आप 2 का भाग देते हो तो 75 प्राप्त होता है। यानी
अगर आपके पास वर्ग अंतराल 65 से 85 है तो मध्यमान आपके पास 75 होगा। और अगर वर्ग अंतराल 85 से 105 है तो मध्यमान 95 होगा। अगर वर्ग अंतराल 105 से 125 है तो मध्यमान 115 होगा। अगर वर्ग अंतराल 125 से 145 है तो मध्यमान 135 होगा। अगर वर्ग अंतराल 145 से 165 है तो मध्यमान 155 होगा। अगर वर्ग अंतराल 165 से 185 है तो मध्यमान 175 होगा। और वर्ग अंतराल अगर 185 से 205 है तो मध्यमान आपके पास 195 होगा। फिर जब भी आप माध्य निकाल रहे हो, चाहे आप कल्पित माध्य विधि से निकालो चाहे आप पद विचलन विधि से निकालो, तो आपके पास जो भी मध्यमान होता है उस मध्यमान में से आपको कल्पित माध्य निकालना होता है। तो ये मध्यमान है, आपके पास 7 मध्यमान है। इनमें से आप लगभग बीच वाला यानी चौथा जो पद है मध्यमान वाला उसको आप कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि 135 है वो कल्पित माध्य है। तो अगर आपके पास कल्पित माध्य का मान 135 है तो a बराबर आपके पास 135 हो जाएगा। और कल्पित माध्य मानने के बाद अगर आप इसे पद विचलन विधि से हल कर रहे हैं तो u का मान निकालना है और u बराबर होता है x माइनस a बटा h। यानी आपको अक्ष यानी मध्यमान में से a यानी कल्पित माध्य घटाना है और फिर h का भाग देना है, यानी वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच में अंतर है उसका भाग देना है। तो जो भी आपने कल्पित माध्य माना है उसके उस मध्य मान के लिए आपके पास u का मान 0 हो जाएगा और उससे पूर्व वाले मध्य मानों के लिए इसका जो u का मान होगा वो ऋणात्मक चलता जाएगा, यानी -1 -2 -3 चल जाएगा। और जो भी आपने कल्पित माध्य माना है उसके बाद वाले मध्य मानों के लिए जो u का मान होगा वो धनात्मक चलेगा, यानी +1 +2 +3 चलेगा। अब जब u निकाल लिया तो u निकालने के बाद में आपके पास fu निकालना है, यानी f और u को गुणा करना है। जब आप f 4 है और u आपके पास -3 है तो 4 गुणा -3 आपके पास -12 होगा। अगर f आपके पास 5 है, u आपके पास -2 है तो मध्यमान आपके पास -10 होगा। अगर f आपके पास 13 है, u आपके पास -1 है तो fu -13 होगा। अगर f आपके पास 20 है, u आपके पास 0 है तो fu 20 गुणा 0 0 हो जाएगा। अगर f आपके पास 14 है, u आपके पास 1 है तो fu आपके पास 14 गुणा 1 14 हो जाएगा। अगर f आपके पास 8 है, u 2 है तो fu आपके पास 8 गुणा 2 16 हो जाएगा। अगर f आपके पास 4 है, u आपके पास 3 है तो fu 14 4 गुणा 3 12 हो जाएगा। फिर आपको fu निकालने के बाद में सिग्मा f निकालना होता है और सिग्मा f के लिए जो भी आपके पास f या उपभोक्ताओं की संख्या दे रखी है उसका योग करना है। तो आपके पास 4 और 5 9 हो जाता है, 9 और 13 22 होता है, 22 और 20 42 होता है, 42 और 14 56 होता है, 56 और 8 64 होता है, 64 और 4 68 होता है, यानी सिग्मा f जो होगा वो 68 होगा। इसी प्रकार आपको सिग्मा fu निकालना है। सिग्मा fu के लिए आपको ऋणात्मक संख्याओं का अलग से योग करना है। तो ऋणात्मक संख्याओं का अगर योग करते हो तो -10 और -12 -22 हो गए, -22 और -13 -35 होते हैं। तो माइनस में आपके पास ऋणात्मक संख्याओं का योग है वो -35 है और धनात्मक संख्याओं का योग करते हो तो 14 और 16 30 होते हैं, 30 और 12 42 होते हैं, प्लस का 42 हो गया। यानी आपके पास ऋणात्मक संख्याओं का योग -35 और धनात्मक संख्याओं का योग +42 है। तो -35 + 42 अगर आप करते हो तो +7 बचता है, यानी सिग्मा fu आपके पास +7 रहेगा। अब आपके पास a बराबर 135 है, सिग्मा f बराबर 68 है, सिग्मा fu बराबर आपके पास 7 है और h बराबर 20 है। और आपको माध्य निकालना है पद विचलन विधि से। तो पद विचलन विधि से माध्य निकालने का सूत्र होता है a + सिग्मा fu बटा सिग्मा f गुणा h। आपके पास a का मान 135 है प्लस सिग्मा fu आपके पास 7 है तो 7 बट्टा सिग्मा f आपके पास 68 है गुणा h आपके पास 20 है। अब 135 + 7 को जब 20 से गुणा किया जाएगा तो 140 होगा, 140 बटा 68 हो गया और 140 में अगर 68 का भाग दिया जाता है
तो 2.06 प्राप्त होता है। और जब 135 में 2.06 जोड़ा जाता है तो 137.06 प्राप्त होता है। यानी आपके पास जो दिए गए आंकड़े थे उनका माध्य होगा वो 137.06 होगा। अब आपको दिए गए आंकड़ों का बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए आपके पास दे रखा है कि मासिक खपत अगर 65 से 85 है तो उपभोक्ताओं की संख्या 4 है। मासिक खपत अगर 85 से 105 है तो उपभोक्ताओं की संख्या 5 है। मासिक खपत अगर 105 से 125 है तो उपभोक्ताओं की संख्या 13 है। मासिक खपत अगर 125 से 145 है तो उपभोक्ताओं की संख्या 20 है। मासिक खपत अगर 145 से 165 है तो उपभोक्ताओं की संख्या 14 है। मासिक खपत अगर 165 से 185 है तो उपभोक्ताओं की संख्या 8 है। और मासिक खपत अगर 185 से 205 है तो उपभोक्ताओं की संख्या 4 है। तो अगर आप इसमें से देखते हो उपभोक्ताओं की संख्या यानी बारंबारता में से देखते हो तो इसमें से सबसे अधिक बारंबारता 20 है। और अगर ये सबसे अधिक बारंबारता 20 है तो ये F1 का जो मान होगा वो 20 हो जाएगा। और उससे पहले जो बारंबारता है वो आपके पास F0 हो जाएगी। ये F1 है तो उससे पहले F0 हो जाएगा और उसके बाद वाली F2 हो जाएगी। यानी सबसे अधिक बारंबारता आपके पास 20 है तो ये 20 आपके पास F1 का मान हो गया। उससे पहले वाली बारंबारता 13 है तो F0 का मान 13 हो गया। और उसके बाद वाली सबसे अधिक बारंबारता के बाद वाली जो बारंबारता है वो 14 है तो F2 का मान 14 हो गया। फिर आप अगर देखते हो तो सबसे अधिक बारंबारता 20 थी, उसके संगत वर्ग अंतराल का मान है वो आपके पास 125 से 145 है। और अगर इसके संगत वर्ग अंतराल का मान 125 से 145 है तो इस वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा होगी 125 वो L का मान हो जाएगी। तो आपके पास सबसे अधिक बारंबारता 20 है जिसके संगत वर्ग अंतराल का मान 125 से 145 है, अतः L बराबर 125 हो गया। आपके पास सबसे अधिक बारंबारता 20 है तो ये F1 का मान हो गया। और सबसे अधिक बारंबारता से पहले वाली बारंबारता 13 है तो वो F0 का मान हो गया। और सबसे अधिक बारंबारता के बाद वाली बारंबारता है वो 14 है तो F2 का मान हो गया। और H बराबर आपके पास 20 हो गया। अब जब भी आप बहुलक निकालते हैं तो बहुलक निकालने का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। अब आपको इसका मान रख के हल करना है। L का मान 125 है प्लस F1 माइनस F0 आपके पास 20 माइनस 13 हो गया। 2F1 आपके पास 2 गुणा F1 यानी 2 गुणा 20 हो गया, माइनस F0 आपके पास 13 हो गया और माइनस F2 आपके पास 14 हो गया, गुणा 20 हो गया। तो जब आप 20 में से 13 घटाते हो तो 7 प्राप्त होता है। तो 125 प्लस 7 बट्टा 2 को जब 20 से गुणा किया जाता है तो 40 होता है। 40 माइनस 13 माइनस 14 गुणा 20 हो गया। तो 125 प्लस 7 बट्टा 40 और माइनस 13 में माइनस 14 जोड़ा जाता है तो माइनस का 27 होता है। तो ये आपके पास 125 प्लस 7 बट्टा 40 माइनस 27 गुणा 20 हो जाएगा। और फिर जब 125 प्लस 7 बट्टा 40 माइनस 27 आपके पास 13 होता है तो 13 गुणा 20 हो गया। जब आप 7 को 20 से गुणा करते हो तो 140 होता है। और 140 में अगर आप 13 का भाग देते हो तो 10.76 प्राप्त होता है। यानी अगर 125 में आप 10.76 जोड़ोगे तो 135.76 प्राप्त होगा। यानी आपके पास जो दिए गए आंकड़ों का जो बहुलक होगा वो आपके पास 135.76 प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x व y के मान ज्ञात कीजिए। और ये आपके पास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के 2014 वाली एग्ज़ाम में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन आपके पास एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। आपको दे रखा है कि वर्ग अंतराल अगर 0 से 10 है तो बारंबारता 5 है। वर्ग अंतराल अगर 10 से 20 है तो बारंबारता x है। वर्ग अंतराल अगर 20 से 30 है तो आपके पास बारंबारता 20 है। अगर वर्ग अंतराल 30 से 40 है तो बारंबारता 15 है। वर्ग अंतराल अगर 40 से 50 है तो बारंबारता y है। वर्ग अंतराल अगर 50 से 60 है तो बारंबारता 5 है। और योग आपको बारंबारताओं का वो 60 दे रखा है।
और आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो आपको माध्यक दे रखा है, तो माध्यक निकालने का लिए आपके पास जो भी वर्ग अंतराल या बारंबारता दे रखी है उससे आपको CF निकालनी होती है। तो वर्ग अंतराल अगर आपके पास 0 से 10 है तो बारंबारता आपके पास 5 है। वर्ग अंतराल 10 से 20 है तो बारंबारता x है। वर्ग अंतराल अगर 20 से 30 है तो बारंबारता 20 है। वर्ग अंतराल अगर 30 से 40 है बारंबारता 15 है। वर्ग अंतराल अगर आपके पास 40 से 50 है तो बारंबारता आपके पास y है। और वर्ग अंतराल अगर आपके पास 50 से 60 है तो बारंबारता आपके पास 5 है। और आपके पास जो बारंबारता है यानी सिग्मा एफ है या एन है उसका मान आपके पास 60 दे रखा है। अब आपके पास जो भी बारंबारता है उससे अगर माध्यक दिया हुआ है तो आपको CF निकालनी है। और पहली जो CF होती है वो पहले बारंबारता के बराबर होती है। तो पहली बारंबारता अगर 5 है तो पहली CF भी आपके पास 5 हो जाएगी। फिर दूसरी CF निकालने के लिए आप पहली CF और दूसरी बारंबारता का योग करते हो। तो पहली CF अगर आपके पास 5 है और दूसरी बारंबारता x है तो ये 5 + x हो जाएगी दूसरी CF। अगर तीसरी CF निकालनी है तो दूसरी CF में तीसरी बारंबारता जोड़नी है। तो दूसरी CF आपके पास 5 + x है और तीसरी बारंबारता 20 है तो 20 और 5 25 हो जाएगा, 25 + x हो गया। यानी तीसरी CF आपके पास 25 + x हो जाएगी। अगर चौथी CF निकालनी है तो तीसरी CF में 25 + x में चौथी बारंबारता जोड़नी है और चौथी बारंबारता आपके पास 15 है तो 25 + 15 40 हो गया, 40 + x हो गया। यानी चौथी CF आपके पास 40 + x हो जाएगी। पांचवी CF निकालने के लिए आपके पास चौथी जो CF है उसमें पांचवी बारंबारता जोड़नी है और पांचवी बारंबारता y है तो ये 40 + x + y हो गया। और छठवीं संचयी बारंबारता निकालने के लिए आपको पांचवी CF में यानी 40 + x + y में छठवीं बारंबारता जोड़नी है। तो ये 40 + 5 45 हो जाएगा, 45 + x + y हो गया। अब आपके पास अंतिम जो बारंबारता है, अंतिम संचयी बारंबारता है वो 45 + x + y है। तो आपके पास जो बारंबारताओं का योग है वो भी कितना होना चाहिए, 45 + x + y होना चाहिए। क्योंकि जो बारंबारताओं का योग होता है वही आपके पास अंतिम संचयी बारंबारता होती है। तो आपके पास दे रखा है कि सिग्मा f = n = 60 है तो 45 + x + y बराबर आपके पास 60 हो जाएगा। अगर आपके पास 45 + x + y बराबर 60 है तो x + y बराबर 60 - 45 हो जाएगा और x + y बराबर 15 हो जाएगा। ये आपके पास समीकरण 1 हो गई। फिर आपके पास दे रखा है कि माध्यक है वो 28.5 है और सिग्मा f आपके पास 60 है। तो माध्यक के लिए अगर आप क्या करते हो कि अगर n का मान आपके पास 60 है तो n/2 आपके पास 60/2 30 हो गया। और 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता है वो 25 + x है जिसके संगत वर्ग अंतराल का मान 20 से 30 है। अतः माध्यक वर्ग 20 से 30 होगा। अगर माध्यक वर्ग आपके पास 20 से 30 है तो L का मान 20 हो गया, n/2 आपके पास 30 आया है, CF आपके पास 5 + x है, H बराबर आपके पास 10 है, F बराबर 20 है। तो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र होता है L + n/2 - CF/F गुणा H। L आपके पास 20 है प्लस n/2 आपके पास 30 है माइनस CF माइनस का 5 + x हो गया बटा F आपके पास 20 हो गया गुणा H आपके पास 10 हो गया। और माध्यक आपको 28.5 दे रखा है तो 28.5 बराबर 20 + 30 और जब -5 से गुणा होगा तो माइनस का 5 हो गया और माइनस जब x से गुणा होगा तो माइनस का x हो गया। तो 30 - 5 - x हो गया बट्टा 20 हो गया गुणा 10 हो गया। अब 28.5 बराबर 20 प्लस जब 30 में से 5 घटाया जाएगा तो 25 होगा, 25 - x हो गया बट्टा 20 गुणा आपके पास 10 हो गया। फिर जब आप इसमें देखते हो तो 10 का भाग 20 में 2 बार जाता है तो ये आपके पास 20 +
25 माइनस x बटा 2 हो गया। अब 2 अगर लघुत्तम लेते हो तो 2 20 के बट्टे में कुछ नहीं है, 1 मान लोगे और 1 मानते ही इसमें 20 गुना 2 40 हो गया। 40 प्लस 25 माइनस x, और ये जो 2 इधर गुणा में था, भाग में था, वो दूसरी साइड में जाने में पक्षांतरण होने पर गुणा में जाएगा। तो 28.5 गुणा 2 बराबर 40 प्लस 25 माइनस x हो गया। और आपके पास 57 बराबर 28.5 को 2 से गुणा करोगे तो 57 हो जाएगा। तो 57 बराबर 65, 40 प्लस 25 आपके पास 65 हो गया, 65 माइनस x हो गया। और 57 बराबर 65 माइनस x है, तो x बराबर आपके पास 65 माइनस 57 हो जाएगा। और 65 माइनस 57 आपके पास 8 रहता है, यानी x का मान 8 होगा। अब आपके पास x का मान 8 आ गया। अब आपको y का मान निकालना है। तो समीकरण 1 में अगर आप x बराबर 8 रखते हो तो आपके पास समीकरण 1 थी कि x प्लस वाई बराबर 15 था, तो x का मान आपने 8 रखा, तो 8 प्लस वाई बराबर 15 हो गया। y बराबर आपके पास 15 माइनस 8 यानी y बराबर 7 हो गया। अतः आपके पास x बराबर 8 रहेगा और y बराबर 7 रहेगा। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 2014 की एग्ज़ाम में आ चुका है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है।